नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नैरेटिव पोइट्री के बारे में। इसके दो टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एपिक और बैलेड। इसके ये दो फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, इसका नेम है लिरिक पोइट्री। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लिरिक इज़ ए जॉनर इन पोइट्री विच एक्सप्रेसेस इमोशन एंड फीलिंग्स। लिरिक, जिसे हम एक गीत भी कह सकते हैं, ये कविता का एक भाग है विच एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग्स, जो हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को और संवेदनाओं को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है लिरिक। अर्लियर इट मीन अ वर्स विच वॉज संग अलॉन्ग विथ ए लायर। पहले की बात करें तो इसे एक ऐसा छंद कह सकते हैं हम जिसे हम लायर के साथ गाते हैं। लायर एक इंस्ट्रूमेंट है, वीणा की तरह होता है, तो उसमें लिरिक गाया जाता था। टुडे इट रिफर्स टू ए शॉर्ट पोएम। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसे एक शॉर्ट पोएम हम कह सकते हैं, यूजुअली बट नॉट ऑलवेज रिटन इन रेगुलर स्टेंजा। एक शॉर्ट पोएम इसे कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रहे। रिटन इन रेगुलर स्टेंजा, इसे लिखा जाता है रेगुलर स्टेंजाज में, विच एक्सप्रेस पोइट्स फीलिंग रैदर देन इवेंट्स। और इसमें जो पोएट है वो अपनी फीलिंग्स यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ना ही किसी इवेंट को, यानी किसी घटना को व्यक्त ना करके अपनी पर्सनल फीलिंग को वो एक्सप्रेस करता है इसमें। सबसे पहला है एलेजी। पढ़ते हैं एलेजी के बारे में। इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एलेजी डिनोटेड any poem written in elegiac meter alternating hexameter and pentameter lines। यानी ग्रीक और रोमन पीरियड के लिटरेचर की अगर बात की जाए तो एलेजी उसे कहते थे, कोई भी पोएम रिटन इन एलेजिक मीटर, जिसे एलेजिक मीटर में लिखा गया हो, यानी हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइन्स में से लिखा गया हो। पहले 6 लाइन फिर 5 लाइन। द टर्म वॉज ऑल्सो यूज्ड however to refer to the subject matter of change and loss frequently expressed in the elegiac verse form। हम ये कह सकते हैं कि इसे जो वर्स फॉर्म में लिखा जाता था, इसका यूज़ ऐसे शब्द, इसका जो उपयोग किया गया है वो परिवर्तन और किसी की हानि के लिए, यानी एलिजिक वर्स फॉर्म स्पेशली इन कंप्लेंट अबाउट लव। इसका जो उपयोग किया जाता था, इसका यूज़ जो किया जाता था परिवर्तन और हानि के उन विषयों के लिए किया जाता था जो अक्सर इस कविता में व्यक्त होते थे, कविता में जो व्यक्त होते थे, जैसे प्रेम में मिलने वाली कोई ऐसे कंप्लेंट या शिकायत। ऐसी चीज़ों को हम इस पोएम में दिखाते हैं एलिजी में, ग्रीक और रोमन लिटरेचर में। इन यूरोप एंड इंग्लैंड द वर्ड कंटिन्यूड टू हैव ए वेरिएबल एप्लीकेशन थ्रू द रेनेसा। रेनेसा के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि यूरोप और इंग्लैंड में इसके बहुत ज़्यादा वेरिएबल एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा अलग वर्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं एलिजी में, रेनेसा पीरियड के बाद। जॉन डन्स एलिजी, जैसे हम बात करते हैं जॉन डन की जो एलिजी उसने लिखी है, रिटन इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के फर्स्ट में जो जॉन डन की जो एलिजी लिखी गई है, आर लव पोएम्स। ये सभी लव पोएम्स हैं, ऑल्दो दे रिलेट टू द सेंस ऑफ एलिजी एज लेमेंट। और जबकि ये संबंधित है सेंस ऑफ एलिजी, एलिजी के रूप में से लिखा गया है इन लव पोएम्स को एज लेमेंट, जिसमें वो विलाप करते हैं। इन दैट मैनी ऑफ देम एम्फेसाइज म्यूटेबिलिटी एंड लॉस। और इन सभी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो नश्वरता और उसके लॉस के विषय में कहता है उस एलिजी में। इन द 17th सेंचुरी द टर्म एलिजी बिगिन टू बी लिमिटेड टू इट्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंट यूजेस। 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो टर्म एलिजी है वो थोड़ा लिमिटेड हो गया है, यानी उसका जो यूज़ था वो लिमिटेड कर दिया गया टू द मोस्ट कॉमन प्रेजेंट यूजेस। वर्तमान में उसका जो यूजेस होता था उसके हिसाब से। आज हम इसे ए फॉर्मल
यानी एक औपचारिक एंड सस्टेन्ड लैमेंट इन वर्ड्स फॉर द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। इसका यूज़ किया जाता है एक निरंतर किसी व्यक्ति के विलाप के लिए उसकी डेथ पर, पर्टिकुलर पर्सन किसी एक इंसान की डेथ पे लिखी जाती है, यूजुअली एंडिंग इन ए कॉन्सोलेशन। और ज़्यादातर इसका जो अंत होता है वो होता है कॉन्सोलेशन में, यानी सांत्वना देते वक्त। एग्जाम्पल आर द मिडाइवल पोएम द पर्ल एंड चॉसर्स बुक ऑफ द डचेस। चौसर की जो बुक थी, बुक ऑफ द डचेस, वो भी एक एलिजी थी। इन दोनों बुक्स में एलिजीज इन द मोड ऑफ ड्रीम एलेगरी, एलिजी थी ये, लेकिन ड्रीम एलेगरी के रूप में से दिखाया गया, एक तरह का रूपक, स्वप्न रूपक। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स इन मेमोरियम, एलिजी की और बात करें तो टेनिसन का इन मेमोरियम जो कि 1850 में आया था। ऑन द डेथ ऑफ ऑथर हेलम, जो कि उन्होंने डेथ पे लिखा था ऑथर हेलम की, उनके फ्रेंड। एंड W.H. ऑर्डन का जो एलिजी है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स 1940। ऑकेजनली द टर्म इज यूज्ड इन इट्स ओल्डर एंड ब्रॉडर सेंस। कभी कभी हम देखते हैं कि जो इसका जो टर्म का यूज़ किया जाता है, इट्स ओल्डर, पुराने वर्जन में, एंड ब्रॉडर सेंस, और विस्तारित करके, फॉर somber meditation on mortality such as Thomas Gray's elegy written in a country churchyard 1757। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें जो होता है गंभीर मेडिटेशन ऑन मॉर्टलिटी, मृत्यु के ऊपर किया जाता है इस एलिजी में, जैसे कि एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे का जो वर्क था उसमें ऐसा किया गया है। फिर आगे देखते हैं, द डर्ज इज ऑल्सो ए वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सनस डेथ। एक डर्ज की अगर बात की जाए तो ये भी एक तरह का वर्सिफाइड, यानी एक पोएम है, एक गीत है, जो कि पर्टिकुलर पर्सन डेथ, किसी इंसान की डेथ पे लिखी जाती है ये भी। बट डिफर्स फ्रॉम द एलिजी इन दैट इट इज़ शॉर्ट, लेकिन एलिजी से थोड़ा डिफरेंट इसमें होता है। इट इज़ शॉर्ट क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट होती है लेंथ में, इज़ लेस फॉर्मल और कम औपचारिक होती है, एंड इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज ए टेक्स्ट टू बी संग, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसे गाया भी जा सके, टेक्स्ट टू द संग। एग्जाम्पल्स आर शेक्सपियर्स, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो शेक्सपियर का फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, जो उनका डर्ज है, एंड विलियम कॉलिंस का एक है ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बलाइन, जो कि 1749 में उन्होंने लिखा था। तो ये है डर्ज और जो हमारा एलिजी है उसके ऊपर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो फॉर्म है पोइट्री का ओड, ए लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज़ सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत लंबी पोएम होती है, दैट इज़ सीरियस, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, इन सब्जेक्ट, अपने विषय के ऊपर, एंड ट्रीटमेंट, और अपने व्यवहार में। एलिवेटेड इन स्टाइल, इसका जो स्टाइल है यानी इसकी जो शैली है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। एंड एलेबोरेट इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो स्टैंजाइक स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इलेबोरेट है, यानी विस्तृत है और जटिल है। ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडिन, ये ग्रीक वर्ड एडिन से ओड बना हुआ है, मीनिंग टू सिंग और टू चैंट, जिसका मीनिंग है टू सिंग, गाने के लिए, या फिर चैंट, जाप करने के लिए। एंड बिलोंग टू द लॉन्ग एंड वेरी ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री, और ये उस रिवाज से बिलोंग करता है जो कि लिरिक पोइट्री के अंदर आता है। ओरिजिनली अकम्पनीड बाय म्यूज़िक एंड डांस, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसे प्रस्तुत किया जाता है म्यूज़िक और डांस के साथ। एंड लेटर रिजर्व्ड बाय द रोमांटिक पोइट्स टू कन्वे दियर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट, बाद में जो रोमांटिक पोइट थे उन्होंने इसका यूज़ किया था अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट यानी तीव्र भावना को एक्सप्रेस करने के लिए। द ओड कैन बी जनरलाइज्ड एज ए फॉर्मल एड्रेस टू एन इवेंट, अ पर्सन और ए थिंग नॉट प्रेजेंट। अगर जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो ओड को हम कह सकते हैं ए फॉर्मल एड्रेस, एक औपचारिक एड्रेस है टू एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, ए पर्सन, व्यक्ति के बारे में, और ए थिंग, किसी वस्तु के बारे में, नॉट प्रेजेंट, जो कि अभी
उपस्थित नहीं है उसके बारे में लिखा जाता है। आगे देखते हैं, देयर आर 3 टाइपिकल टाइप्स ऑफ ओड। ओड के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, द पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड एंड इर्रेगुलर ओड। पिंडारिक ओड की अगर बात की जाए तो द पिंडारिक इज नेम्ड फॉर द एनिशियंट ग्रीक पोइट पिंडार। इसका जो नाम निकला है वो एनिशियंट ग्रीक पोइट पिंडार से इसका नाम निकला है। हु इज़ क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द ओड, जिन्होंने इसकी खोज की थी ऐसा माना जाता है। पिंडारिक ओड्स वर परफॉर्म्ड विद ए कोरस एंड डांसर। इसको परफॉर्म किया जाता है एक कोरस में यानी एक समूह में, एंड डांसर्स और डांसर्स के बीच में, एंड ऑफन कंपोज टू सेलिब्रेट एथलेटिक विक्ट्रीज। और इसका यूज़ किया जाता था सेलिब्रेट करने के लिए यानी मनाने के लिए एथलेटिक विक्ट्रीज, यानी खेल में अगर कोई विजेता है तो उस चीज़ को हम इसमें मनाते थे, इससे गाकर उस जीत का जश्न मनाते थे। दे कंटेन ए फॉर्मल ओपनिंग, इसकी एक फॉर्मल ओपनिंग होती है औपचारिक, और स्टॉप, जिसे कि स्टॉप कहते हैं उस ओपनिंग को, ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिकल स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, जटिल होता है। फॉलोड बाय एन एंटी स्टॉप, स्टॉप के बाद ओपनिंग के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसको एंटी स्टॉप इसमें आता है, विच मिरर द ओपनिंग, जो कि जो स्टार्टिंग थी उसका एक तरह का मिरर है, नकल है। एंड एन इपोड, और उसके बाद आता है इपोड, इपोड वाली लाइन्स, द फाइनल क्लोजिंग सेक्शन ऑफ ए डिफरेंट लेंथ एंड कंपोज्ड विथ ए डिफरेंट मैट्रिकल स्ट्रक्चर। इपोड की अगर बात की जाए तो ये फाइनल यानी लास्ट की जो लाइन्स हैं, क्लोजिंग सेक्शन जहाँ पे कि जो हमारा ओड है वो ख़त्म होने वाला है, ऑफ ए डिफरेंट लेंथ, जिसकी लेंथ थोड़ा अलग होती है बाकी से, एंड कंपोज्ड विथ ए डिफरेंट मैट्रिकल स्ट्रक्चर, और इसका कंपोजिंग जो इसका कंपोज जो करते हैं उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है बाकी पोएम से। द विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड था इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज पिंडारिक ओड। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक इंग्लिश लैंग्वेज का पिंडारिक ओड का। इट बिगिंस, कुछ लाइन यहाँ पे उसकी लिखी गई है, देयर वॉज ए टाइम वैन मीडोज ग्रोव एंड स्ट्रीम द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, यानी एक समय था जब जो मैदान है, ग्रोव उपवन है, एंड स्ट्रीम और जो धाराएं हैं, द अर्थ पृथ्वी की, एंड एवरी कॉमन साइड और जो हर दृश्य है, टू मी डिड सीम, मुझे ऐसा प्रतीत होता था इनको देखकर, अपैरेल्ड इन कैलिस्टल लाइट, तो वह कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था हर एक दृश्य को देखकर, टू मी डिड सीम अपैरेल्ड इन कैलिस्टल लाइट, किसी कैलिस्टल लाइट यानी ऐसा लगता था कि किसी दिव्य या ईश्वरीय रोशनी की पोशाक इन सभी ने पहनी हुई है। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ए ड्रीम, एक सपने की तरह, सपने जैसी महिमा और ताजगी इसके अंदर है इन चीज़ों की जो ये अपने साथ ओढ़े हुए है। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, कहता है कि अब ये चीज़ें वैसी नहीं रही जैसा पुराने समय में थी। बहुत सालों बाद वहाँ पे पहुँचते हैं इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं। टर्न वेयर सोवर आई मे बाय नाइट और डे, सभी चीज़ें मतलब बदल चुकी हैं, अब मैं जहाँ भी मुड़ के देखता हूँ, जहाँ भी मैं देख सकता हूँ, बाय नाइट और डे, चाहे दिन हो या रात हो, द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर, जो चीज़ों को मैं उस टाइम पे देखता था उनकी खूबसूरती को अब शायद मैं उसे नहीं महसूस कर पाता हूँ। तो इस तरीके का जो ओड है इसकी कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी गई है, काफ़ी अच्छा ओड है। फिर आगे देखते हैं, द रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश इज़ ए क्लोज इंटीमेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म। रेगुलर ओड जिसे हम पिंडारिक ओड भी कहते हैं इंग्लिश में, इज़ ए क्लोज इंटीमेशन ऑफ पिंडार फॉर्म, ये बिल्कुल नकल है बहुत ज़्यादा क्लोज पिंडार के फॉर्म की। विथ ऑल द स्टॉप्स एंड एंटी स्टॉप्स रिटर्न इन वन स्टेंजा पैटर्न, जिसमें सभी जो स्टॉप और एंटी स्टॉप हैं वो वन स्टेंजा पैटर्न में लिखे जाते हैं। एंड ऑल द इपोर्ट्स, और जितने भी इपोर्ट्स है उसे दूसरे स्टेंजा में लिखा जाता है। ड्राइडन का जो ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, और ग्रे का हाइम टू एडवर्सिटी,
कॉलरिज का डिजक्शन एंड ओड और शैले का ओड टू द वेस्ट विंड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पिंडारिक ओड। ये सभी पिंडारिक ओड का अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आगे देखते हैं, द इरेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय अब्राहम काउले। जो नेक्स्ट है वो है इरेगुलर ओड, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1656 में अब्राहम काउले के द्वारा, हु इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल, जिन्होंने नकल की थी उसी पिंडारिक स्टाइल की, एंड मैटर, और उसके जो मैटर है उसका, बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टैंजिक पैटर्न इन ईच स्ट्रॉपिक ट्रेड। लेकिन उन्होंने थोड़ा इसका डिसरिगार्डेड किया था इसको, क्योंकि जो रिकरेंट यानी एक के बाद एक जो उसमें दोहराव हो रहा था उसके स्टॉप और एंटी स्टॉप में, वो उन्होंने उसके बजाय क्या किया, ही अलाउड ईच स्टेंजा टू इस्टेब्लिश इट्स ओन पैटर्न। उन्होंने हर स्टेंजा को अपने पैटर्न में लिखा, ऑफ वेरिएबल लाइन लेंथ, जिसकी लेंथ भी बिल्कुल अलग अलग थी हर लाइन्स की, नंबर ऑफ लाइन्स भी उसमें चेंज थे, एंड राइमिंग, उसकी जो राइमिंग स्कीम थी वो भी उन्होंने बिल्कुल चेंज करके इन चीज़ों को लिखा अपनी ओड में, इरेगुलर ओड में। फिर थर्ड हम देखते हैं कि द होरेशियन ओड, नेम्ड फॉर द रोमन पोइट हॉरेस, जो कि रोमन पोइट हॉरेस के नाम पे ये ओड है, इज़ जनरली मोर ट्रैंक्विल एंड कॉन्टेम्पलेटिव देन द पिंडारिक ओड। ये मोर ट्रैंक्विल है यानी ज़्यादा शांत है और विचारशील है देन द पिंडारिक ओड से। लेस फॉर्मल, कम औपचारिक है, लेस सेरेमोनियस एंड बेटर सूटेड टू क्वाइट रीडिंग देन थ्योरेटिकल प्रोडक्शन। और ये बहुत ज़्यादा लेस सेरेमोनियस है यानी कम आडंबरपूर्ण है, एंड बेटर सूटेड टू क्वाइट रीडिंग, और ज़्यादा सूट करती है केवल पढ़ने के लिए देन थ्योरेटिकल प्रोडक्शन, और ना ही इसे हम इसको हम थिएटर में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इससे अच्छा साइलेंट रीडिंग में ज़्यादा ही हमें अच्छी लगेगी। द होरेशियन ओड टाइपिकली यूजेज ए रेगुलर रिकरेंट स्टेंजा पैटर्न, और ये बिल्कुल स्टेंजा पैटर्न वही फॉलो करता है रेगुलर वाला। मार्वल का जो वर्क था एंड्रू मार्वल का, एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये उन्होंने होरेशियन ओड में लिखा है। एंड कीट्स ओड टू ऑटोमन, जो कि कीट्स का है, ये भी होरेशियन ओड है, आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन फॉर्म, ये इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। तो ये पढ़ लिया हमने ओड के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है सोनेट। देखते हैं सोनेट के बारे में। ए लिरिक पोएम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोनेट की, ये भी एक लिरिक है, लिरिक पोएम है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टैंजा, जिसमें कि सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter लाइन्स, 14 लाइन्स का जो एक सिंगल हम कह सकते हैं कि पोएम है, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और सभी लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम, और इसकी राइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। देयर आर 2 मेजर पैटर्न ऑफ राइम इन सोनेट्स रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरह की मेजर राइम पैटर्न हम देखते हैं, द इटालियन और पेट्रार्कियन सोनेट। सबसे पहले देखते हैं पेट्रार्कियन सोनेट, नेम्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी इटालियन पोइट पेट्रार्क, जो कि इटालियन पोइट के नाम पे, पेट्रार्क के नाम पे सोनेट है। फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 मुख्य भाग हैं। एन ऑक्टेव, एक ऑक्टेव जिसे हम कहते हैं 8 लाइन का, राइमिंग उसकी होती है ए बी बी ए और फिर ए बी बी ए, फॉलोड बाय ए सस्टेट, जिसमें कि फिर वो फॉलोड होता है 8 लाइन के बाद 6 लाइन, जिसे हम सस्टेट कहते हैं। उसकी राइमिंग होती है सी डी ई और सम वेरिएंट, या फिर कभी कभी उसकी राइमिंग होती है सी डी सी सी। तो ये होती है हमारी पेट्रार्कियन सोनेट। द फर्स्ट नोन सोनेट इन इंग्लिश, अगर पहले जो सोनेट हम जानते थे सबसे फर्स्ट, वो क्या हम कह सकते हैं, रिटन बाय सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरेबी जिसे कहते हैं, इनने ये पहला सोनेट लिखा था। यूज्ड दिस इटालियन स्कीम, इन्होंने इस स्कीम का यूज़ किया था। एज डिड सोनेट बाय लेटर इंग्लिश पोइट्स इंक्लूडिंग जॉन मिल्टन, फिर बाद में जॉन मिल्टन ने
ग्रे ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने भी इसका यूज़ किया। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उनका सोनेट है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इटालियन सोनेट। ये इटालियन सोनेट का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, दिस फॉर्म इन इंग्लिश वॉज फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय राइटर सच एस विलियम शेक्सपियर। बाद में इसे फिर विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इसे पॉपुलर किया था इटालियन सोनेट को। एडमंड स्पेंसर ने इसके ऊपर लिखा, मिशेल ड्राइटन ने इसके ऊपर लिखा और सैमुअल डैनियल ने भी और बहुत ज़्यादा बाकी राइटर्स ने भी इसके ऊपर काम किया था, इसमें अपनी सोनेट्स को लिखा था। द फॉर्म इज़ ऑफन नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर। इस फॉर्म का जो नेम है वो कभी कभी शेक्सपियर के नाम से इसे लिया जाता है इस सोनेट को, नॉट बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू राइट इन दिस फॉर्म, इसलिए नहीं कि वो पहले थे जिन्होंने इस फॉर्म में लिखा, बट बिकॉज ही बिकेम इट्स मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिशनर, बल्कि इसलिए उनका नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका अभ्यास किया, इसके ऊपर इस सोनेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वर्क्स को लिखा था, इसीलिए उनके नाम से ये फेमस हुई थी। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स स्ट्रक्चर एज 3 क्वार्टेट एंड ए कपलेट। ये फॉर्म जो पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे, जिसमें 3 क्वार्टेट्स होते थे एंड एक कपलेट होता था, यानी एक कपलेट 2 लाइन का और बाकी जो 4-4 लाइन के 3 इसमें होते थे। द थर्ड क्वार्टेट जनरली इंट्रोड्यूस एन अनएक्सपेक्टेड शार्प थीमेटिक और इमेजिस्टिक टर्न। इसका अगर हम कह सकते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो थर्ड क्वार्टेट में एक ऐसा टर्न होता है, एक ऐसा मोड़ होता है जिसे वोल्टा कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तीव्र मोड़ अचानक, यानी एक ऐसा वहाँ पे मीनिंग अर्थ पूरे सोनेट का निकलेगा जो कि पूरे सोनेट की जो मीनिंग है उसे बदल के रख देता है, एक तरह का अचानक और तेज मोड़ इसे हम कह सकते हैं, जिसे कि वोल्टा कहा जाता है। इन शेक्सपियर सोनेट्स हाउएवर द वोल्टा यूजुअली कम्स इन द कपलेट। शेक्सपियर के सोनेट की खासियत की अगर बात की जाए तो ये जो वोल्टा है, जो ये शार्प टर्न है, ये उनके कपलेट में आता है, यानी लास्ट की लाइन्स 2 लाइन्स में आता है। एंड यूजुअली समराइज द थीम ऑफ द पोएम, और वहाँ पे पूरी पोएम की थीम को समराइज़ कर देता है उन लाइन में, और इंट्रोड्यूस ए फ्रेश न्यू लुक एट द थीम, और हमें उस थीम का एक न्यू लुक, नया नज़रिया देखने को मिलता है। द राइम स्कीम इन इंग्लिश सोनेट्स, इसकी जो राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है, बहुत बार पूछी जाती है। अ वेरिएंट ऑन द इंग्लिश फॉर्म इज़ द स्पेंसरियन सोनेट। इंग्लिश फॉर्म का ही एक जो वेरिएंट है इसका, वो है स्पेंसरियन सोनेट, नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर, इन विच द राइम स्कीम, जो कि स्पेंसर के नाम के ऊपर था, इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी एंड ई। तो ये हमने पढ़ा सोनेट के बारे में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेमेरिक। इज़ ए लाइट और ह्यूमरस फॉर्म ऑफ 5 चीफली एनापेस्टिक वर्स ऑफ विच लाइन्स 1, 2 and 5 are of 3 feet and lines 3 and 4 are of 2 feet। तो लेमेरिक एक तरह का ये भी पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमरस, यानी हास्य विनोदी भाव वाली जो कविता होती है। इसमें अगर हम कह सकते हैं, इसके छंदों को अगर हम देखते हैं लाइंस को, तो ये काफ़ी छोटी होती है। 1, 2 लाइन्स 1, 2 and 5 आर 3 feet, यानी ये 1, 2 और 5 जो होती है वो लंबी लाइन होती है। लाइन 3 and 4 आर 2 feet, जो कि 2 feet की यानी छोटी लाइन होती है। विथ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए, इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए होती है। नेम्ड फॉर ए टाउन इन आयरलैंड ऑफ दैट नेम, इसी नाम का एक शहर है आयरलैंड में, लेमेरिक नाम का। द लेमेरिक इज़ पॉपुलराइज्ड बाई एडवर्ड लेयर इन हिज बुक, इसे पॉपुलराइज किया था एडवर्ड लेयर ने इन हिज बुक, अपनी बुक में, जिनका नेम था बुक ऑफ नॉनसेंस, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1846 में। एंड इज़ जनरली कंसिडर्ड द ओनली फिक्स्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश ओरिजिन, और अगर कहा जाए तो केवल यही एक ऐसा फॉर्म है जो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश ओरिजिन उसका है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया है सोनेट के बारे में भी, लेमेरिक के बारे में भी और ओड के बारे में भी।
अब जान लेते हैं इस वीडियो की समरी को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ लिया था एलिजी के बारे में, जो कि एक हम कह सकते हैं एक बहुत लंबी और सीरियस पोइम होती है जो किसी की डेथ पर लैमेंट करने के लिए लिखी जाती है, यानी विलाप करने के लिए लिखी जाती है। इसके नेचर की अगर हमने जो बात की है वो बिल्कुल फॉर्मल इसका स्टाइल होता है, यानी औपचारिक होता है। इसमें जो पोइट है केवल अपना दुख ही नहीं जताता है, बल्कि लास्ट में इस लाइफ की यानी जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता है और कॉन्सोलेशन यानी सांत्वना भी इसमें देता है। इसके सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ये किसी खास व्यक्ति की डेथ पे हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं मिल्टन की लाइसिडास, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरी ह्यूमैनिटी की नश्वरता पर लिखी जा सकती है। जैसे कि टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसने जो लिखी थी वो पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर लिखी गई थी। और भी हम देख सकते हैं जैसे पेस्टोरल एलिजी होती है। इसमें जो पोइट होता है वो खुद को एक शेफर्ड यानी एक चरवाहा मानता है और मरने वाले को भी चरवाहा दिखाता है, जैसे एडोनिस बाई शैली। इसकी जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज होती है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और जटिल होती है समझने के लिए, और बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड एक तरह की एलिजी होती है। और उसके बाद हमने डर्ज के बारे में पढ़ा था, जो कि बिल्कुल एलिजी की समान होती है, लेकिन फिर भी ये भी एक किसी की डेथ पे लिखी जाती है, लेकिन एलिजी से थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर है। अगर बात करें क्या अंतर है तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। ये एलिजी की तुलना में बहुत छोटी होती है। इसके फॉर्म की अगर बात करें तो ये एक सॉन्ग है जिसे हम कह सकते हैं कि डेथ के बाद गाया जाता है। इसके नेचर की अगर बात करें तो ये लेस फॉर्मल है, उतनी फॉर्मल नहीं होती है जैसे एलिजी होती है। इसमें एलिजी की तरह लास्ट में सांत्वना देना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें सिर्फ गहरा दुख और लेमेंट इसमें होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जो नाटक थे उसमें अक्सर डर्ज लिखे जाते थे। जैसे सिम्बलिन जो उसका नाटक था उसमें एक डर्ज है, फियर नो मोर द हीट ओ द सन, इस नाम से। तो एलिजी और डर्ज में हमने अंतर जान लिया है। एलिजी लंबी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। डर्ज जो कि छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, और इसकी लेंथ भी बहुत छोटी होती है। एलिजी हाईली फॉर्मल होती है, लेकिन डर्ज थोड़ा कम फॉर्मल होती है। एलिजी को हम पढ़ के या सुना सकते हैं, इसको पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। और जो डर्ज होता है इसे हम गाते हैं। एलिजी की बात करें तो अक्सर इसमें कॉन्सोलेशन यानी सांत्वना दी आती है, सांत्वना के साथ ख़त्म होती है, लेकिन डर्ज में ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिजी लिखी गई है आज तक। लाइसिडास मिंटल ने लिखी थी एडवर्ड किंग की याद में, और जैसे एडोनिस सैली ने लिखी थी जॉन कीट्स की याद में उसने लिखी थी। इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी थी ऑथर हेलेम की याद में, और थैरेसिस जो कि अर्नोड ने लिखी थी ऑथर ह्यूज क्लॉक की याद में। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा ओड के बारे में। ओड भी एक बहुत ज़्यादा लंबी और सीरियस पोइम होती है जो किसी खास इंसान की या फिर किसी वस्तु या फिर किसी इवेंट को संबोधित करती है, यानी एड्रेस करती है, उसके ऊपर लिखी जाती है। जैसे हम मान सकते हैं जैसे कोई पुरानी मूर्ति होती है, या फिर ये किसी बर्ड यानी पक्षी के ऊपर लिखी जा सकती है, या किसी मौसम की बात कर रहे हैं हम इसमें, उसकी तारीफ़ में एक लंबी कविता यानी पोएम अगर हम लिख रहे हैं तो वही हमारी ओड कहलाएगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सीरियस सब्जेक्ट इसका होता है। यहाँ पे हंसी मजाक के लिए नहीं होता है, बल्कि सीरियस और ऊंचे विचारों के लिए होती है। इसके अगर संबोधन यानी एड्रेस की बात की जाती है, इसमें कवि ओ या फिर दाओ तुम कहकर किसी को पुकारता है, जैसे ओ टू ए नाइटिंगेल जो कि कीट्स का है। उसके बाद इसकी स्टाइल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उच्च यानी एलिवेटेड स्टाइल इसका होता है। इसकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है और फैंसी होती है। ओड की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप का यहाँ पे ओड हमको बताया गया है। पिंडारिक ओड होता है। पिंडारिक ओड के बारे में हमने पढ़ा था। ये ग्रीक जो पोएट थे पिंडार, उनके नाम पे इसको लिखा गया था क्योंकि उन्होंने इसका खोज की थी। इसे पुराने समय में जीत का जश्न मनाने के लिए नाचते गाते हुए कोरस में गाया जाता था। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। स्ट्रोप यानी जब जो ग्रुप है वो दाएं से बाएं की ओर जाता है गाते हुए नाचते हुए, उसे स्ट्रोप कहा जाता है। सेकंड एंटी स्ट्रोप
जब ग्रुप बाईं से दाईं ओर वापस आता है, और इपोड जब जो ग्रुप है वो बीच में खड़ा होकर गाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो टॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये पिंडारिक ओड में लिखा गया है। दूसरी हम बात करते हैं हॉरेशियन ओड की, जो कि रोमन पोएट हॉरेस के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। ये थोड़ा शांत और पर्सनल होती है, यानी व्यक्तिगत होती है। इसमें नाच गाना नहीं होता है, बल्कि शांति से पढ़ने के लिए होती है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें सभी स्टैंजा एक ही मीटर और एक ही लय में होते हैं, यानी होमोस्ट्रोपिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम जो उसने लिखी थी, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सभी होमोस्ट्रोपिक होते हैं, यानी सेम होते हैं। तीसरा जो हमारा था वो था इर्रेगुलर ओड, जो कि अब्राहम काउले ने डिस्कवर किया था। इसमें कोई, वो कहते हैं कि इसमें कोई सख्त नियम नहीं होता है। पोएट अपनी मर्जी से इसमें पंक्तियों की लंबाई को या फिर उसकी राइमिंग को बदल सकता है। जैसे एग्जांपल है वर्ड्सवर्थ का इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, जो कि एक ओड है, वो इर्रेगुलर ओड में लिखा गया है। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था सोनेट के बारे में। तो सोनेट को रिवाइज कर लेते हैं। सोनेट एक 14 लाइन की एक छोटी पोएम होती है, और ये हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सोनेट के बहुत सारे टाइप हैं। इटालियन, या फिर जिसे हम पेट्रार्कियन सोनेट भी कहते हैं। ये फेमस जो इटालियन पोएट थे पेट्रार्क, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था। इसमें जो सोनेट होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला है ऑक्टेव, यानी शुरू की 8 लाइन्स। इसमें पोएट यहाँ पे कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है या फिर कुछ सवाल पूछता है। इसके राइम स्कीम की अगर बात की जाए तो ए बी बी ए फर्स्ट ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है। उसके बाद सस्टेट आता है, यानी लास्ट की 6 लाइन्स। इसमें जो उसने प्रॉब्लम बताई है उसका समाधान वो बताता है। और इसकी राइम स्कीम होती है CDE या फिर कहीं कहीं पर CD भी होती है। सोनेट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो सेकंड टाइप है वो है इंग्लिश, और जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसे शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा फेमस बनाया था। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इटालियन सोनेट से बिल्कुल अलग होती है। इसमें 14 लाइन में बटी होती है, लेकिन अलग तरीके से। इसमें 3 क्वार्टेंट्स होते हैं, यानी 4 लाइन्स के 3 समूह इसमें होते हैं। तो 12 लाइन्स वो होगी, और एक कपलेट इसमें होता है 2 लाइन का। इसके लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट होता है, जो पूरा जो उसका पोएम था उसका समरी बताता है। इसके राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो AB CD EF और GG। नेक्स्ट सोनेट की अगर हम बात करें तो स्पेंसरियन सोनेट इसका नेक्स्ट है, जो हमने पढ़ा था। एडमंड स्पेंसर ने इसकी शुरुआत की थी। ये शेक्सपियरियन सोनेट जैसी ही है, लेकिन इसकी जो राइमिंग वो आपस में इंटरलॉक्ड होती है। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो AB BC CD और EE इसकी यहाँ पे राइमिंग स्कीम होती है। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जैसे वोल्टा, जो कि एक मोड हम कह सकते हैं पूरी पोएम में। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो पोएम है उसका विचार या उसका जो मूड है वो बदल जाता है। इटालियन सोनेट में ये अक्सर 9th लाइन में ऐसा होता है, यानी सस्टेट की शुरुआत में ऐसा होता है। फिर हमने पढ़ा था क्वार्टेंट के बारे में, जो कि 4 लाइन का समूह, उसे हम क्वार्टेंट कहते हैं। कपलेट के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 2 लाइन का ग्रुप है। और हमने पढ़ा था आइम्बिक पेंटामीटर के बारे में। ये एक ऐसी राइमिंग होती है जिसमें एक शब्द अनस्ट्रेस्ड होता है और अगला स्ट्रेस्ड करके बोला जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। थैंक यू।